दिल्ली के एक अदालत के अंदर एक मुलजिम को लगातार आवाज़ लगाई जा रही थी और आवाज़ लगाने के बाद वो मुलजिम भी आता है और उसके साथ जो उसकी सुरक्षा में सिपाही लगे हुए थे वो भी आते हैं। और उसके अंदर आते ही जज साहब जो बैठे हुए थे वो एकदम गुस्से से तमतमा जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। और वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के साथ साथ उसकी सुरक्षा में जो सिपाही लगे हुए थे वो दोनों भी चले जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो तीनों चाय की टपरी पे जाते हैं और चाय वाले से बोलते हैं कि 3 चाय लगा दो। फिर चाय वाला 3 चाय लगाता है और तीनों बैठकर इत्मीनान से चाय पीते हैं। और चाय पीने के बाद जो कैदी होता है वो बोलता है जज साहब ने बोला है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो मैं अभी चला जाता हूँ और तुम लोग जो भी होगा देख लेना। वो कैदी जब वहाँ से चला जाता है तो कोर्ट से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाई जाती हैं कि धनी राम मित्तर हाजिर हों। जब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई जा रही थी तो और जो कैदी थे उन कैदियों के साथ जो सिपाही आए हुए थे उनमें से एक सिपाही बाहर दौड़ते हुए जाता है और उन दोनों सिपाहियों से बोलता है कि आवाज़ लगाई जा रही है और जो तुम्हारे साथ कैदी था उसको लेकर जाओ। तो वो सिपाही कहते हैं वो तो चला गया। तो क्या था, उन दोनों सिपाहियों की हालत ख़राब हो जाती है और अंदर जाते हैं कोर्ट में, जज साहब के सामने पेश होते हैं और कहते हैं जज साहब आपने बोला था उसे जाने के लिए और वो चला गया। अब ये सुनने के बाद जज साहब भी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि वो बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसके लिए मैंने बोला कि तुम चले जाओ और मैंने उसको बैठने के लिए बोला था। अब ये सुनने के बाद पुलिस वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक कैदी उनके हाथ से भाग गया था, उसके वजह से उनको क्या सज़ा मिली होगी सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये कहानी आज जो हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं ये उसी कैदी की है जिसके रूप रंग इतने अलग अलग थे, ऐसे ऐसे उसने अपराध कर रखे थे कि जिन अपराधों को सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है और इसके बारे में आपको गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने 100 से ज़्यादा वाहन चोरी किए थे और उसके ऊपर 127 से ज़्यादा मुकदमे थे और 94 बार वो जेल जाता है। लेकिन वो इतना होशियार था कि अदालत उसे ज़्यादा दिन तक जेल में रख नहीं पाती थी। नमस्कार, मैं कुलदीप मौर्य। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये हरियाणा प्रदेश की झज्जर की कहानी है। दरअसल झज्जर के एडिशनल सिविल जज होते हैं, वो अचानक कोर्ट में आना बंद कर देते हैं। जब वो अचानक आना बंद कर देते हैं तो सब लोग पता लगाना चालू कर देते हैं। सबसे पहले जो उनके ऑफिस में काम करने वाले थे, अर्दली हो या फिर उनके ऑफिस में काम करने वाले और बाकी सारे लोग, जब कुछ पता नहीं चलता है तो ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। साथ ही ये बात पहुंच जाती है हरियाणा पंजाब का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर। वहाँ से एक लेटर आता है जो यहाँ झज्जर की कोर्ट में आता है। दरअसल एक जज पे आरोप था भ्रष्टाचार का। साथ ही उनके पास एक और लेटर आता है हरियाणा के रजिस्ट्रार का, और ये रजिस्ट्रार का लेटर आता है, इसमें लिखा हुआ था कि जज साहब आप पर ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है इसलिए आपको 2 महीने की छुट्टी दी जाती है और आप जाइए और आराम कीजिए। अब आते हैं एक और जज और इनके बारे में पत्र आता है कि अब यही सुनवाई करेंगे। और जो नए जज आते हैं उनके बारे में भी लेटर आता है कि फला जज हैं और यही अब सुनवाई करेंगे। 2 महीने तक लगातार वो सुनवाई करते रहते हैं और 2470 कैदियों को वो जमानत दे देते हैं। जो भी कैदी आता था वो उसको जमानत दे दिया करते थे। जब सबको जमानत दे दी वो लगातार आते रहे कैदी और जाते रहे, सबको घर भेज दिया। जब 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा तो उस दौर में, ये बात कर रहा हूँ साल 1980 की, तो लगातार मीडिया में खबर छप रही थी
प्रकाशित हो रही थी कि एक नए जज आए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सभी को लगभग छोड़ देते हैं, जमानत दे देते हैं, जो भी उनके पास आता है वो किसी को निराश नहीं करते हैं। जब ये खबर लगातार मीडिया में चल रही थी तब ये बात जज को भी पता चलती है, और जब बात जज को पता चलती है तो जज गायब हो जाता है। जब वो जज गायब हो जाता है तो उसके बारे में पता किया जाता है। जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो जज नहीं बल्कि एक चोर था, जो कि लगातार 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर चला गया और 2470 कैदियों को रिहा भी कर दिया। फिर तो हड़कंप मचना तय ही था। तो ये बात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंचती है, उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है और बाकी जजों तक पहुंचती है। तो इस मामले की जांच कराई जाती है। जब जांच कराई जाती है तो पता चलता है कि रजिस्ट्रार ने जो पत्र भेजा था वैसा कोई पत्र रजिस्ट्रार ने भेजा ही नहीं था। जो पुराने जज थे उनको जो पत्र आया था वो रजिस्ट्रार ने भेजा ही नहीं था, वो फर्जी पत्र था। तो ये सब फर्जी कागजों के आधार पर चल रहा था। ऐसी कोई बात थी ही नहीं और किसी को इस बात का कानो कान खबर नहीं लगी। जो हाई कोर्ट में हड़कंप मचा तो पुलिस वाले 2470 कैदियों को जिनको रिहा किया गया था उनको ढूंढना चालू कर देती हैं। 2470 कैदियों की फिर से सुनवाई होती है, लेकिन इस बीच एक नाम बहुत सुर्खियों में रहा। दरअसल जो नाम सुर्खियों में रहा उसी की कहानी है धनीराम। जो धनीराम, दरअसल धनीराम मित्तल का जन्म हरियाणा के भिवानी में हुआ था। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार, रोहतक से उसने ग्रेजुएशन किया था। दरअसल उस ज़माने में ग्रेजुएशन करने के बाद आसानी से नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने नौकरी की तलाश की ही नहीं, बस इधर उधर भटकता रहा। वो जो चाहता था शायद उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए वो ARDO दफ्तर में आना जाना शुरू कर देता है। दरअसल आपने देखा होगा ARDO के दफ्तर के बाहर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। कुछ लोग तो वकील होते हैं लेकिन कुछ लोग दलाल होते हैं। तो धनीराम ने वहाँ बैठना चालू किया और ये पता करने की कोशिश की कि वहाँ पे किस तरह से फर्जीवाड़े किए जाते हैं और किस तरह से फर्जी कागज़ तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पर उसने पता किया कि फर्जी लाइसेंस कैसे बनते हैं और गाड़ी कैसे खींची जाती है। इन सब चीज़ों की जानकारी करने के बाद उसके बाद इसने 1-2 बाइकें चोरी की और चोरी करने के बाद इसने अपने साथियों को बेच दी, क्योंकि RDO दफ्तर में रहता था, इसके लिए इसकी बारीकियाँ सब इसको पता थी। इसी बीच में 1-2 बार वो पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसकी जो चालाकी थी, उसकी जो होशियारी थी, उसके हिसाब से उसको लगता था कि ज़्यादा देर वो अंदर नहीं रहेगा और छूट जाएगा और बाहर निकल आता है। और यहीं से उसने जहाँ से सीखा कि फर्जी कागज़ कैसे तैयार किए जाते हैं, यहीं से उसने सीखा। और साल 1968 में भारतीय रेलवे के माध्यम से उसने एक पत्र भेजा स्टेशन को कि एक नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति की जाती है। अब जो नए स्टेशन मास्टर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनके अंडर में रेल आ रही हैं, जा रही हैं, हरी झंडी भी दिखा रहे हैं और मालगाड़ी भी आती हैं, माल भी आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। साल 1968 से साल 1974 तक वो नौकरी करते चले जाते हैं। अब उनको लगता है कि यहाँ उनका मन नहीं लग रहा है, अब कहीं और चलते हैं। इसके बाद वो राजस्थान की तरफ चले जाते हैं और राजस्थान में जाने के बाद वहाँ 3 साल तक वकालत करते हैं और वकालत करने के बाद यहाँ से निकलते हैं और हैंड राइटिंग का कोर्स करने के लिए यहाँ से कलकत्ता जाते हैं। हैंड राइटिंग का कोर्स किया और ग्राफोलॉजी का कोर्स किया। ग्राफोलॉजी जो होता है ये गवर्नमेंट की जो एजेंसियाँ होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इसमें जो मतलब बातें लिखी होती हैं, भाषाएं लिखी होती हैं, उनको जानने में आसानी होती है आखिर क्या लिखा हुआ है। अब ये 3 कोर्स कर लेते हैं, वकालत का कोर्स कर लेते हैं, हैंड राइटिंग का कोर्स कर लेते हैं
और ग्राफोलॉजी का कोर्स कर लेते हैं। इस तरह से चोर तो ये पहले ही से थे, उनको सब पहले से ही पता था कि आरटीओ ऑफिस में बैठ के फर्जी कागज़ कैसे तैयार किए जाते हैं। अब ये वाहन चोरी करते थे और उनको बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, क्योंकि फर्जी कागज़ बनाना है तो इनको आता ही था। इसलिए बात 1964 से 1980 के दशक की है। इसलिए उस टाइम पे कंप्यूटर का ज़माना नहीं था। बहुत सारी बातें, बहुत सारे पेपर जो कि रजिस्टरों में लिखा जाता था, इसलिए पत्र से ही सब काम होते थे। और पत्र ही एक आदमी ही लेके जाता था और ऑफिस में देता था, बोलता था कि ये लीजिए, मुझे सरकार ने भेजा है, और इसी तरह से वो नौकरी करता चला जाता है। पटियाला हाई कोर्ट में भी उसने नौकरी की थी और वहाँ बाबू बन के काम करता रहा और जज की जो बारीकियाँ होती हैं उनको सीखता रहा। और एक दिन उसको पता चलता है कि हरियाणा के जो एडिशनल जज हैं उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, जो कि लगातार अखबारों में छप रहा है। और तभी इन्होंने एक फर्जी पत्र लिखा और तैयार किया और जज को भेजते हैं, और जज छुट्टी पर चला जाता है और उनकी जगह में बैठ के ये लगातार सुनवाई करते रहते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। हालांकि बाद में वो गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में चर्चा रही थी। आगे चल के ये लगातार चोरी पे चोरी किए जाते हैं, और ये जब वकालत का कोर्स कर लेते हैं तो फिर ये वकील बनकर केस भी लड़ते हैं। और ऐसे ही केस लड़ते लड़ते लगातार इन्होंने अपने जीवन में लगभग 1000 वाहनों की चोरी की, और इन पर जो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं लगभग 127 के लगभग मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा चोर रहा है जिसने लगातार दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में चोरियों की घटनाओं को अंजाम देता रहा। लेकिन साल 2016 में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से वाहन चोरी हो जाते हैं और उनकी तलाश पुलिस कर ही रही थी। और तभी सीसीटीवी के माध्यम से देखा जाता है कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी वाहन चोरी कर रहा है, जिसकी उम्र लगभग 77 या 78 साल के लगभग होती है। तभी उसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो धनी राम है, वही धनी राम जिसने 1964 से लेकर अभी तक आतंक मचाया हुआ था। फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा दिन रोक नहीं पाती है, क्योंकि इसकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए जब इसकी फोटोग्राफ अखबारों में छपती है तो वहाँ थानों के चौकियों के आसपास के जो लोग होते हैं वो थाने में पहुँचते हैं और कहते हैं कि ऐसा बुजुर्ग आदमी, दरअसल वो बुजुर्ग व्यक्ति जब चोरी करता था और गलती से वहाँ पे कोई पहुँच जाए तो बोलता था कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, गलती से आपकी गाड़ी में चाबी लगा दी। अगर वो पकड़ा गया तब ऐसा बोलता था, लेकिन अगर नहीं पकड़ा गया तो गाड़ी लेके निकल जाता था। दरअसल मैं वो कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि आज का जो दौर है ये कंप्यूटर का दौर है। लेकिन जिस ज़माने की ये कहानी थी उस ज़माने में कंप्यूटर वगैरह चलते नहीं थे, इसीलिए ये चोर लगातार चोरी करता गया। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें और होशियार रहें। जय हिंद, जय भारत।